हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकित एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करेक्ट सीएससी। फ्रेंड्स, आज हम प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवे, भारतीय रेलवे के निजीकरण को लेकर के जो इशू हैं इन पर डिस्कशन करेंगे। तो इससे रिलेटेड हम जानेंगे कि ये चर्चा में क्यों रहा है और इसके अलावा व्हाट इज द बेनिफिट प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवे, व्हाट इज नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन इन रेलवे एंड अनदर इशू, और फिर कंक्लूजन। इन सब पे हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो अभी ये चर्चा में क्यों रहा है, इसके पीछे हम देखते हैं तो दो रीजंस रहे हैं। पहला कि एक हफ्ता पहले केंद्र सरकार ने जो है निजी कंपनियों के भागीदारी के लिए एक बोली प्रक्रिया आयोजित की है, जिससे कि रेलवे में उनकी भागीदारी हो सके। हालांकि इससे पहले दिसंबर जनवरी के मध्य में सरकार ने तेजस एक्सप्रेस एक ट्रेन है जिसको लखनऊ से दिल्ली तक के परिचालन के लिए निजी कंपनी को सौंपा था, जो कि भारत की पहली जो है निजी ट्रेन थी। और सरकार का लक्ष्य है कि 50 रेलवे स्टेशन को और इसके अलावा 150 रेलगाड़ी को 100 रेल मार्गों पर जो है निजी कंपनी को दिया जाए। सरकार का लक्ष्य है। नीति आयोग ने सरकार को सुझाव दिया था कि भारत के जो ये 50 रेलवे स्टेशन और 150 रेलगाड़ी हैं, इनको विश्व स्तरीय जो है सुविधा के रूप में बनाया जाए। तो सरकार इस जो है लक्ष्य को पाने के लिए इस प्रकार कर रही है। इसके अलावा हाई स्पीड ट्रेन है, रेलवे विद्युतीकरण है, पैसेंजर्स रेलवे अवसंरचना है, इन सब में जो है 100% एफडीआई की अनुमति है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लेकिन जो चालन संबंधी इन्वेस्टमेंट है इसमें सरकार ने नहीं दिया है। स्पेशली सिर्फ चालन को लेकर के केंद्र सरकार यानी कि रेलवे मंत्रालय का ही इसमें जो है स्थायित्व यानी कि उसमें उसका नियंत्रण है। और अब हम देखेंगे कि इसके बेनिफिट क्या हैं। तो बेनिफिट यह है कि इससे बेहतर अवसंरचना का विकास होगा, यात्रियों को उच्च गुणवत्ता युक्त सेवाएं मिलेंगी, क्योंकि अभी हम जानते हैं कि हमारे रेलवे में काफ़ी जो है मूलभूत अवसंरचना की कमी है। भारत के कुछ शहरों में जो है रेलवे की सुविधाएं तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर अभी रेलवे की बहुत मूलभूत सुविधाओं में बहुत कमी है। रेलवे में एक सबसे बड़ी जो कमी है कि राइट टाइम पर रेल पहुँच नहीं पाती है, और इसके अलावा ठंडी वगैरह जो विंटर का समय होता है उसमें और ज़्यादा जो है इशू आ जाते हैं समय पर पहुँचने को लेकर के। दूसरा कि इससे जो बहुत अच्छा इंपैक्ट होगा वो ये कि पॉलिटिकल इंटरफेयर कम होगा, और इसके अलावा फिर ये जो है इलेक्शन इशू नहीं बनेगा। क्योंकि अभी क्या होता है कि जब सरकार रेलवे किराए में वृद्धि करती है तो तुरंत सरकार के ऊपर काफ़ी दबाव पड़ जाता है, और अभी जब सरकार प्राइवेटाइजेशन कर रही तो इसको लेकर के भी सरकार के ऊपर जो है विपक्षी दल जो हमारा है वो काफ़ी दबाव बना रहा है। तो दूसरा जो अगर हम देखें पॉलिटिकल इंटरफेयर की स्पेशली बात करें तो वो काफ़ी कम होगा। तो ये इससे क्या होगा कि जब प्राइवेटाइजेशन होगा तो उसमें सरकार जो है कोई जो है पॉलिटिकल इंटरफेयर नहीं कर पाएगी। और चूंकि निजी क्षेत्र के हाथ में परिचालन होगा तो उनके पास उच्च तकनीक होगी, जिससे दुर्घटनाएं की समस्या कम होगी। क्योंकि आप देखिए 2 साल पहले रेलवे में बहुत ज़्यादा जो है आए दिन दुर्घटनाएं होती थी, कई लोगों की जानें जाती थी। तो इससे क्या होगा, जब दुर्घटनाएं नहीं होंगी तो रेलवे में लोगों का विश्वास बढ़ेगा, जिससे लोग यात्रा करेंगे और काफ़ी अच्छी जो है सुविधाएं हो सकेंगी। दूसरा कि प्राइवेटाइजेशन होने से इसमें प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, कंपटीशन बढ़ेगा सरकार और निजी क्षेत्र के बीच में। और एक जो इससे इम्पैक्ट ये होगा कि जो निजी कंपनी है उनमें जिन शेयरधारकों का निवेश है उनका कंपनी पे भी दबाव रहेगा कि वो अपनी क्वालिटी के साथ या फिर ग्राहक को जो सुविधाएं देते हैं यात्रियों को उसमें कोई समझौता ना करें। तो जो कंपनी में जिनका निवेश है उनका एक दबाव बना रहेगा, और निजी निवेश में वृद्धि होगी, जिससे सरकार पर बोझ कम होगा। यानी कि मान लीजिए अगर सरकार का अभी 50,000 करोड़ का जो है रेलवे में इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य था और 30,000 करोड़ रुपए प्राइवेट क्षेत्र से आ जाते हैं, तो जो 30,000 करोड़ है उसका सरकार किसी अन्य वेलफेयर स्कीम या किसी सरकारी योजनाओं में खर्च कर सकेगी। और अगर हम इंटरनेशनल इससे रिलेटेड एग्जांपल्स देखें तो जापान में निजीकरण को लेकर के काफ़ी अच्छी जो है सफल रहा है वो परियोजना, और चाइना वगैरह में, साउथ कोरिया में भी जो है इससे रिलेटेड काफ़ी अच्छी जो है सफल परियोजनाएं रही हैं। और हम देखेंगे इससे निगेटिव इम्पैक्ट क्या है। तो अवसंरचना बंटवारा जो है वो करना कठिन काम है, क्योंकि अभी कुछ ही ट्रेनों को प्राइवेटाइजेशन दिया जा रहा है, और उनके सुरक्षा के रखरखाव को लेकर के कैसी जिम्मेदारी किसको दी जाएगी, या फिर प्राइवेट जो कंपनी होगी वो अपने कितने कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी, या फिर किस तरीके से उसके मानक रहेंगे, सरकार के इससे रिलेटेड क्या मानक रहेंगे। तो इन सब में काफ़ी इशू रहेगा। और इसी से जो एक अगला इशू होगा वो ये कि पॉलिसी मेकर्स जो हैं, प्राइवेट कंपनी के जो एम्प्लॉय होंगे या फिर गवर्नमेंट कंपनी के जो एम्प्लॉय होंगे, इन दोनों के बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पावर, हितों का संघर्ष हो सकता है। ठीक है, तो ये है एक इशू है। और शुल्क निर्धारण संबंधी निजीकर्ता को जो है होने से रेलवे आम जनता के लिए यात्रा करना आसान नहीं होगा, क्योंकि जब निजी कंपनी को अनुमति दी जा रही है ट्रेन की, तो उसमें उनको इसकी भी अनुमति दी गई कि वो अपने हिसाब से रेलवे का किराया निर्धारित कर सकेंगे। जैसा कि अभी आप देखिए जो है तेजस जो ट्रेन है उसका किराया अन्य ट्रेन जो लखनऊ से दिल्ली तक आती है उनकी अपेक्षा काफ़ी महंगा है। हालांकि सरकार और जो निजी कंपनी हो ये कह रही है कि हम बहुत अच्छा जो है सुविधा भी देते हैं। तो यह एक इशू है। शुल्क
शुल्क निर्धारण के संबंध में रेलवे अधिनियम 1989 में एक एक्ट बना था जिसके तहत केंद्र सरकार जो है रेलवे का किराया निर्धारित करती है। हालांकि अगर इसमें प्राइवेटाइजेशन बढ़ेगा तो इससे एकाधिकार को जो है बढ़ावा मिलेगा, जिससे अधिकार संबंधी टकराव जो है होने की संभावना है, क्योंकि अभी तक रेलवे में किसी भी प्राइवेट कंपनी का परिचालन के संबंध में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं था। हालांकि कंटेनर पॉलिसी 2006 में आई थी, जिसके तहत जो कंटेनर वगैरह रेलवे के जो डिब्बे बनते हैं इन सब में प्राइवेट क्षेत्र को अनुमति थी, लेकिन परिचालन के संदर्भ में कोई जो है डायरेक्ट अभी अनुमति नहीं थी। दूसरा, कंपनी को अपने लाभ जब कंपनी परिचालन का कार्य करेगी तो अपने लाभ पे जो है प्राथमिकता देगी, वो अन्य चीज़ों पे ध्यान नहीं देगी। जैसे सरकार है, अभी तो सरकार को जनता के हितों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि कोई ऐसी वो कार्य ना करे जिससे कि जनता को इफेक्ट हो। और अन्य विनियामकीय जो सुधार रहे हैं ये रेलवे, जैसे माल ढुलाई की जो समस्या है भी इसमें काफ़ी ज़्यादा है, मालगाड़ी को लेकर के इसमें जो है प्राइवेटाइजेशन नहीं किया जा रहा है। और इसके अलावा जो जमीन अधिग्रहण संबंधी नए रेल ट्रैकों का जो निर्माण करना है, इन सब में काफ़ी इशू है। अभी आप देख लीजिए कि बुलेट ट्रेन परियोजना है जिसपे जो मुंबई से अहमदाबाद तक है, उस पर अभी कोई कार्य नहीं हो पाया क्योंकि उसमें जमीन अधिग्रहण को लेकर के काफ़ी इशू है। तो यह एक बहुत बड़ी समस्या है। और अनदर इशू की अगर हम बात करें तो विपक्ष का ये कहना है कि क्या सरकार के पास संसाधन नहीं है जो रेलवे का निजीकरण कर रही है। यानी कि विपक्ष इस तरीके से सरकार के ऊपर आरोप लगा रही है कि क्या सरकार के पास वर्कर या एम्प्लॉय कम हो गए। और दूसरा, अभी देखा जाए इस कोविड-19 के दौर में तो रेलवे में जितने भी ग्रुप सी डी लेवल की जो वैकेंसीज थी उनको भी कैंसिल कर दिया गया है, जबकि रेलवे वगैरह एक बहुत ज़्यादा रोजगार सर्जक के क्षेत्र हैं। और इसके अलावा रेलवे से भारतीय जनता का भी एक भावनात्मक जुड़ाव रहा है। तो जब प्राइवेटाइजेशन की अनुमति हो जाएगी तो थोड़ा सा जनता के ऊपर भी एक जो है मनोवैज्ञानिक इसका प्रभाव पड़ेगा। और रेलवे जो है पूरे देश को एक नेटवर्क में जोड़ता है। भारत एक विशाल देश है, नॉर्थ से साउथ एंड वेस्ट से ईस्ट तक पूरा जो है रेलवे जोड़ता है। यानी कि अगर आपको भूमि मार्ग से कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है तो रेलवे ही एक ऐसा नेटवर्क है जो आपको बिना बदले हुए आप जम्मू कश्मीर से लेकर के केरल तक या फिर आप गुजरात से लेकर के उधर मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश तक की यात्रा कर सकते हैं। निजीकरण अगर होगा और किराए में वृद्धि होगी तो इससे सबसे ज़्यादा जो है गरीबों पर ही इसका प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, एक बेसिक जो प्रिंसिपल है कि हम एक वेलफेयर स्टेट में रहते हैं और दूसरा हमारा जो है कल्याणकारी राज्य है, तो इसलिए यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ या जो रेलवे हुआ, इन सब में सरकार की ही जिम्मेदारी कि हम पूरी जनता को अपने अवेलेबल कराए। क्योंकि केंद्र सरकार कोई बस वगैरह तो चलाती नहीं है। एयर इंडिया है तो एयर इंडिया भी सरकार प्राइवेटाइजेशन कर रही है, तो इसलिए किसी एक परिचालन के संदर्भ में सरकार का नियंत्रण होना जरूरी है। तो इन सब को लेकर के विपक्ष का भी काफ़ी सरकार पर आलोचना कर रही है। और अब हम देखते हैं कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या होना चाहिए। तो देखिए, निष्कर्ष हमें बहुत संतुलित देना है, क्योंकि हमें ये भी नहीं कहना है कि सरकार प्राइवेटाइजेशन को बंद कर दे या फिर पूर्णतः प्राइवेटाइजेशन को ही कर दे। एक संतुलित उत्तर देते हुए आपको एक निष्कर्ष दे सकते हैं। और हम देखते हैं निष्कर्ष की रेलवे में निजीकरण तभी संभव है जब नीति निर्माण तथा विनियामकीय संबंधी जो समस्याएं हैं उनको सुलझाया जाए और शुल्क निर्धारण के संबंध में सरकार प्रावधान करे कि किराया वहनीय होगा। हालांकि निजीकरण एक अच्छा प्रयास है, लेकिन इसके चिंताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो कुल मिलाकर यह है कि अगर किराया वृद्धि हो भी रही तो अफोर्डेबल हो, यानी कि आम जनता उसको वहन कर सके। और रेलवे में किराया वृद्धि से ज़्यादा जरूरी है कि हमें रेलवे में जो अवसंरचना संबंधी समस्याएं, जो अभी मूलभूत समस्याएं हैं, रेलवे के परिचालन में वृद्धि की जाए, रेलवे के रेल ट्रैक में वृद्धि की जाए, रेलवे कैसे रियल टाइम पे अपने जो है जिस भी स्थान पे उसको जाना है वहाँ तक पहुँच सके। इन सब चीज़ों में सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। प्राइवेटाइजेशन होना एक बहुत अच्छा प्रयास है, लेकिन इसके साथ साथ जो इसमें चिंताएं जुड़ी हुई हैं उन पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, आज की इस डिस्कशन में इतना ही। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं। इससे रिलेटेड एक चीज़ आप फैक्ट के रूप में जान सकते हैं कि एक जो आयोग था विवेक देवराय, इसने ही जो है सरकार को अनुशंसा की थी बहुत पहले कि जो रेलवे है उसमें निजीकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो ये एक समिति का नाम आपसे पूछा जा सकता है जिसको आप ध्यान में रखें। फ्रेंड्स, आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू।